हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम हमारे इस पुस्तक के 5वें अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। और इसके भी हम पहले भाग को आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र और जन संघर्ष। तो शुरू करते हैं अध्याय 5 का भाग 1। बच्चों, हमने लोकतंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। लोकतंत्र में जनता जो है सर्वोपरि होती है, क्योंकि जनता ही सरकार का निर्माण भी करती है। इस प्रकार से लोकतंत्र में जनता की भागीदारी भी आवश्यक हो जाती है, जिसमें कि हमने सत्ता की भागीदारी में पढ़ा था। लेकिन लोकतंत्र के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि सत्ता स्वच्छंद रूप से कार्य करने लगती है। सत्ता के जो भागीदार होते हैं, जो सरकार का निर्माण करते हैं, वह सरकार में आकर के अपने मन मुताबिक कार्य करने लगते हैं, और इसकी वजह से जनता जो है आंदोलन करने लगती है, और इसी को जन संघर्ष भी कहते हैं। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण हमें इस अध्याय में भी देखने को मिलेंगे, जिसमें हम नेपाल का उदाहरण लेंगे और बोलीविया का उदाहरण भी लेंगे, जो कि लैटिन अमेरिका का देश है। यहाँ इन देशों में जनसंघर्ष के माध्यम से लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का कार्य किया गया। तो आइए जानते हैं इन दोनों देशों की कहानी कि यहाँ पर लोकतंत्र कैसे मजबूत हुआ था जनसंघर्ष के द्वारा। लोकतंत्र हमने बात की थी कि एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता का बंटवारा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जनता की भागीदारी की बात इसमें की जाती है। इस कारण सत्ता का भागीदार जनता को बनाना आवश्यक हो जाता है, और इसमें सरकार के अलग अलग अंग, विभिन्न सामाजिक समूह सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। तो जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, हमने कहा था लोकतंत्र में सरकार के अलग अलग अंग होते हैं, जिसमें हमने बात की थी व्यवस्थापिका की, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की। तो यह सरकार के तीनों अंग हमें लोकतंत्र में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूह जो होते हैं, जो अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं। एक समूह दूसरे समूह से अलग होता है अपनी विशेषताओं के आधार पर, उनमें भी जो है सत्ता में हिस्सेदारी की मांग उनके द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में सरकार के अलग अलग अंगों के बीच में सत्ता की हिस्सेदारी होती है, और जनता के जो अलग अलग सामाजिक समूह होते हैं उनके बीच में भी सत्ता की हिस्सेदारी होती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं हो सकते, यानी कि सत्ता में आने के बाद जो सरकार बनती है वह सरकार स्वच्छंद रूप से अपने निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। जनता सत्ता की हिस्सेदार होती है, इसलिए जनता का कल्याण आवश्यक हो जाता है। और इस मायने में हम कह सकते हैं सत्ता में बैठे लोग जो है स्वच्छंदता से अपनी मन मर्जी से जो है निर्णय नहीं ले सकते। उन्हें जनता के कल्याण के लिए नीतियों का बनाना सुनिश्चित करना होता है। सत्ताधारी अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से मुक्त नहीं रह सकते, यानी सत्ता में जो भी व्यक्ति आते हैं, जो भी दल आता है, जो भी पार्टी आती है, वह सभी प्रकार के दबावों का सामना करती है, वह सभी प्रकार के प्रभावों का सामना भी करती है, क्योंकि यह प्रभाव और दबाव जो है विभिन्न सामाजिक समूहों और संगठनों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे कि सभी के कल्याण की बात की जा सके। यानी सार्वभौमिक कल्याण की बात लोकतंत्र में आवश्यक होती है, और इसके लिए सत्ता में आने वाली जो भी दल होता है उसको इस प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ता है कि आप जनता का कल्याण सत्ता में आकर कर रहे हैं अथवा नहीं। लोकतंत्र में अमूमन हितों और नजरियों का टकराव चलते रहता है, यानी कि कई सारे हित इसमें होते हैं और कई सारी जो मांगे होती हैं, और उसके लिए कई सारे दृष्टिकोण या नजरिए भी होते हैं। तो लोकतंत्र में इस प्रकार के हित और इस प्रकार के नजरिए देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपस में बहुत सारे टकराव भी होते रहते हैं। हितों और नजरियों के इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है, यानी लोकतंत्र में कई सारे हित होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, और इनकी जब अभिव्यक्ति होती है तो वह एक संगठित तरीके से होती है, और इस प्रकार से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाता है संगठित तरीके से। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है, यानी कि सत्ता में आने के पश्चात आपका यह कर्तव्य बन जाता है कि देश में किसी भी प्रकार की मांगे हो रही हैं, किसी भी अलग अलग प्रकार के हित हो रहे हैं और उनके लिए अलग अलग दृष्टिकोण हैं, तो सभी में संतुलन
आवश्यक रूप से आप बनाएं, अन्यथा आपको सत्ता से अपदस्थ भी किया जा सकता है। सरकार के खिलाफ जो है जन संघर्ष हो सकता है, जन आंदोलन भी हो सकता है। इस प्रकार से सत्ता में आने के बाद में आपका सर्वोपरि कर्तव्य हो जाता है जन कल्याण। लोकतंत्र परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच आकार ग्रहण करता है, यानी कि लोकतंत्र मजबूत भी तब होता है जब आपस में विरोधी मांगे होती हैं, विरोधी हित होते हैं, और उसके बीच में उभर करके जब लोकतंत्र आता है तो लोकतंत्र की मजबूती और भी ज्यादा हो जाती है। लोकतंत्र में आम नागरिक विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे अपनी भूमिका निभाते हैं, यानी आम नागरिक कई प्रकार के संगठनों से जुड़ते हैं और इन संगठनों के माध्यम से अपने अपने हितों को सरकार तक पहुंचाते हैं, अपनी अपनी मांगों को और दृष्टिकोणों को सरकार तक पहुंचाते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके भी होते हैं और प्रत्यक्ष तरीके भी होते हैं, और अप्रत्यक्ष तरीकों में हम बात कर सकते हैं दबाव समूह और आंदोलनों की। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष तरीकों से भी सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाई जाती हैं, अपने हित सरकार के समक्ष रखे जाते हैं, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं दबाव समूहों की और आंदोलनों की। और यदि हम बात करें लोकतंत्र में प्रत्यक्ष तरीके से जनता अपने हितों को या अपनी मांगों या दृष्टिकोणों को सरकार तक कैसे पहुंचाती है, तो प्रत्यक्ष तरीके से इसमें राजनीतिक दलों की बात की जा सकती है। अब हम देखेंगे नेपाल और बोलीविया दो देशों में जनसंघर्ष का उदाहरण, जहां पर हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन जनसंघर्षों के माध्यम से वहां का लोकतंत्र और भी मजबूत कैसे हुआ था। तो उसमें भी हम पहले बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जहां पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वहां पर राजशाही थी और उसके बाद में लोकतंत्र स्थापित होता है, और लोकतंत्र फिर से जो है जन आंदोलन के पश्चात और भी मजबूत होकर के पुनः स्थापित होता है। तो बात करते हैं नेपाल की। लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण होती है, जनता की भूमिका को हम नकार नहीं सकते हैं। इसके लिए दो हालिया घटनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिससे कि हम बात कर सकते हैं लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे पहले नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में लोकतंत्र था और लोकतंत्र का आंदोलन किया गया था। सन 2006 की बात थी। 2006 में भी अप्रैल महीने की बात थी। 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ था यानी कि जनता की सीधी भागीदारी के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन 2006 में नेपाल देश में होता है। नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में से एक है, जहां पर लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ था। तो जब वहां पर 1990 के दशक में लोकतंत्र कायम हो जाता है, तो 2006 में जनता को आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए जानते हैं। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वहां पर वास्तविक सत्ता का प्रयोग कौन कर रहा था? जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कर रहे थे। यानी कि राजा को औपचारिक रूप से प्रधान बनाया गया था, उसके पास में वास्तविक रूप से यथार्थ रूप से शक्तियां नहीं थी। वास्तविक सत्ता का प्रयोग वास्तविक रूप से जो है वहां पर सरकार कौन चला रहा था? तो सरकार में जो कार्य कर रहे थे, जिनके पास में वास्तविक सत्ता थी, वह थे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जो कि इस सरकार में बैठ करके नीतियों का निर्माण कर रहे थे और वास्तविक रूप से सत्ता का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि राजा जो है अब वहां पर केवल कठपुतली मात्र था, वहां पर उसके पास में ज्यादा शक्तियां नहीं थी। आत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था। तो जो वहां के राजा वीरेंद्र थे, उन्होंने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया था कि वहां पर राजा जो है वह केवल और केवल संवैधानिक रूप से औपचारिक रूप से जो है राज्य का प्रधान है, वास्तविक सत्ता का इस्तेमाल वह नहीं कर सकता था। और इस स्थिति को राजा वीरेंद्र जो है स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्ले आम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो जाती है। यानी राजा वीरेंद्र जो कि इस प्रकार के शासन को स्वीकार कर रहे हैं कि वास्तविक सत्ता का इस्तेमाल राजा नहीं करेगा, वास्तविक सत्ता का इस्तेमाल जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे जो सरकार बना रहे हैं, उस स्थिति को स्वीकार करने के पश्चात नेपाल में एक अनहोनी घटना होती है, जिसमें कि राजा वीरेंद्र की कत्लेआम में हत्या करवा दी जाती है। तो इस प्रकार से शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई थी, जो कि इस व्यवस्था को स्वीकार कर चुके थे, जो कि इस व्यवस्था के पक्ष में थे। नेपाल के नए राजा बनते हैं और उनका नाम था राजा ज्ञानेंद्र। यानी राजा वीरेंद्र की हत्या होने के पश्चात में यह रहस्यमयी घटना जब होती है, उसके पश्चात में नए राजा नेपाल के बनते हैं, जो कि बनते हैं राजा ज्ञानेंद्र।
राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे कि हमने देखा राजा वीरेंद्र इस प्रकार के शासन जिसमें कि राजा को जो है अधिक शक्तियां ना दे करके जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को शक्तियां दी गई थी, वह उससे सहमत थे। लेकिन उनकी हत्या हो जाती है और नए राजा बनते हैं, और नए राजा बनने के बाद में वह इस प्रकार के लोकतांत्रिक शासन जिसमें कि राजा को शक्तियां ना दे करके निर्वाचित प्रतिनिधियों को शक्तियां दी जा रही है, उसे वह अस्वीकार कर देते हैं। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। यानी कि राजा ज्ञानेंद्र क्या करते हैं कि जो जनता जो सरकार चुन रही होती है, जनता द्वारा जो चुनी गई सरकार थी, वह अलोकप्रिय हो रही थी, अलोकप्रिय थी और कमजोर थी। इसका फायदा कौन उठा लेते हैं? इसका फायदा नए राजा ज्ञानेंद्र उठा लेते हैं और इस वजह से वह सरकार को अपदस्थ कर देते हैं। तो सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया। यानी कि अब राजा ज्ञानेंद्र जो सरकार चुनी गई जनता के द्वारा उसको भंग करने की कोशिश करने लगते हैं और वह यह चाहते हैं कि राजा पुनः शक्तिशाली हो जाए, जो कि पहले नहीं था। तो इस प्रकार से अब जो नए राजा है, राजा ज्ञानेंद्र, जो प्रधानमंत्री नेपाल के होते हैं, उनको अपने पद से हटा देते हैं और इस प्रकार से पुनः सत्ता में राजा को वह शक्तिशाली बनाने का काम करते हैं। तो 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया था और इस प्रकार से पुनः राजशाही की बात की गई। लोकतंत्र जो था वहां पर उसको उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने सारी सत्ता पुनः अपने हाथ में यानी राजा के हाथ में लेने की कोशिश की। 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका लक्ष्य यही था कि शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपी जाए। तो इस प्रकार से 2006 में जो जन आंदोलन खड़ा हुआ था नेपाल में, उसका उद्देश्य यही था कि राजा ज्ञानेंद्र ने जो प्रयास किया था सरकार को भंग करने का, सरकार को उन्होंने जो भंग कर दिया था उसके खिलाफ जनता खड़ी होती है और वह चाहती है कि राजा से यह अधिकार छीने जाए। राजा ने जो जबरदस्ती सरकार को भंग किया है उसको जो है पुनः स्थापित किया जाए और लोकतंत्र की पुनः स्थापना की जाए। तो इस प्रकार से 2006 में नेपाल में जन आंदोलन होता है। नेपाल की पूरी जनता जो है शासन की बागडोर राजा के हाथ से जनता के हाथों में पुनः सौंपने के लिए आंदोलन करती है। संसद की सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वह मिल जाती हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जो बड़ी बड़ी संसद की पार्टियां थी, इन्होंने एक अलायंस बनाया, उन्होंने एक गठबंधन बनाया और इसका नाम था SPA, यानी कि 7 पार्टी अलायंस। तो सप्तदलीय गठबंधन जो है SPA जो है वह बनाया गया किनके द्वारा? संसद में जो भी सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी उन सभी ने एक गठबंधन बनाया। और यह गठबंधन क्यों बनाया? तो यह जनता के समर्थन में बनाया, लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए बनाया और राजा के द्वारा इस प्रकार के जो कार्य किए गए थे उसके खिलाफ बनाया गया कि लोकतंत्र की पुनः स्थापना नेपाल में की जाए। 7 पार्टी अलायंस जो है SPA ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। यानी कि यह जो संसद के बड़े बड़े दल थे जिन्होंने SPA या सप्तदलीय गठबंधन बनाया था, उन्होंने काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। यानी राजधानी में 4 दिन के लिए बंद किया जाएगा। और यह क्यों किया जाएगा? तो यह राजा की जो मनमानी थी उसके खिलाफ इस प्रकार का आह्वान किया गया था, जिसमें कि वहां की जनता शामिल होती है। इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। यानी कि यह 4 दिन का जो बंद का आह्वान SPA ने किया था, अब वह अनियतकालीन बंद में बदल गया था और इसमें माओवादी बागी भी शामिल हो गए थे, इसमें अन्य संगठन भी शामिल हो गए थे। यानी कि SPA जो 7 पार्टी अलायंस था उनके साथ में अब माओवादी भी शामिल हो चुके हैं और अन्य संगठन भी साथ हो गए थे, जो सभी चाहते थे कि लोकतंत्र की पुनः स्थापना की जाए। और इस प्रकार की मनमानी जो राजा ने की है उसके खिलाफ जनता इकट्ठी हो जाती है। सभी लोग लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए जन आंदोलन करते हैं। तो माओवादी यहाँ पर कौन है? तो नेपाल में माओवादी जो है, माओ की विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति माओवादी थे और यह माओ थे चीनी क्रांति के नेता। इनकी विचारधारा को मानने वाले सभी व्यक्ति जो साम्यवादी होते हैं वही माओवादी कहलाते हैं। माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार
को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, यानी यह मजदूरों के पक्ष में होते हैं, किसानों के पक्ष में होते हैं। तो इस प्रकार से अब एसपीए के साथ में नेपाल के माओवादी भी शामिल हो जाते हैं और अन्य संगठन भी शामिल हो जाते हैं कि यहाँ पर अब किसानों के लिए भी कार्य करना है, मजदूरों के लिए भी काम करना है, आम जनता के लिए भी लोकतंत्र की पुनः स्थापना करनी है और नेपाल के सर्व कल्याण की बात करनी है। इस प्रकार से राजा की जो राजशाही है उसे समाप्त करना होगा और लोकतंत्र की पुनः स्थापना करनी होगी। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर भी उतर आए थे। तो इस प्रकार से जन आंदोलन का जो व्यापक रूप है हमें नेपाल में उस समय पर देखने को मिला था, जिसमें कि सभी राजनीतिक दल भी एक साथ आ जाते हैं। माओवादी विचारधारा वाले लोग जो कि किसान और मजदूर के कल्याण की बात करते हैं और मनमाने शासन को हटाने के लिए वह आंदोलन और संघर्ष करते हैं, वह भी साथ आ जाते हैं और अन्य संगठन भी साथ हो जाते हैं और इस प्रकार से जन आंदोलन और भी व्यापक हो जाता है। लोगों की इतनी बड़ी संख्या को सुरक्षा बल भी नियंत्रित नहीं कर सके, यानी कि नेपाल के जो भी सुरक्षा बल थे वह भी नाकामयाब हो जाते हैं कि इस प्रकार के आंदोलन को कैसे रोका जाए। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई थी, जो कि एक बड़ी संख्या थी उस समय में नेपाल में। और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दिया था कि अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो इस जन संघर्ष को, इस आंदोलन को और भी बड़ा बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया था। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, यानी कि अब जो अल्टीमेटम दिया गया था तो राजा उसके प्रत्युत्तर में क्या करते हैं, कुछ रियायत देने की घोषणा करते हैं, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। यानी कि उन्हें रियायत नहीं चाहिए थी, उन्हें लोकतंत्र की स्थापना करवानी थी। लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए वह इन रियायतों को लेने से मना कर देते हैं। नेता अपनी मांगों पर अडिग रहते हैं कि कौन कौन सी मांगे हैं, तो नेताओं की 3 मांगे उभर कर आती हैं। पहली, संसद को बहाल किया जाए, यानी संसद जो है पुनः बहाल की जाए, जो कि किसने भंग कर दी थी, राजा ने भंग कर दी थी। फिर सर्वदलीय सरकार बने, यानी सरकार में सभी दलों के लोग शामिल हो, इस प्रकार की सरकार बननी चाहिए। और तीसरी मांग थी एक नई संविधान सभा का गठन हो, जो कि नेपाल का संविधान बनाएगी। तो इस प्रकार से 3 मांगे आंदोलन के नेताओं ने राजा के सामने रखी थी और वह छोटी छोटी रियायतों को लेने से मना कर चुके थे। वह चाहते थे कि यह तीनों मांगे राजा के द्वारा मानी जाए, जिसमें पहली मांग थी कि संसद को बहाल किया जाए, दूसरी सर्वदलीय सरकार बने और तीसरी संविधान सभा का गठन हो, जो कि नेपाल का संविधान बनाएगी। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ, क्योंकि पूरी जनता, नेपाल की पूरी जनता जो है राजा के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। इस कारण यह अवश्यंभावी था कि राजा को इन मांगों को मानने के लिए बाध्य होना ही पड़ा था। एसपीए यानी 7 पार्टी अलायंस जो थी, सप्तदलीय गठबंधन जो था, एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था। तो इस प्रकार से इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, अंतरिम सरकार बनती है और इसके प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं कौन, गिरिजा प्रसाद कोइराला। तो इस प्रकार से लोकतंत्र की पुनः स्थापना कहाँ होती है, नेपाल में होती है और इसके प्रधानमंत्री चुने जाते हैं एसपीए के द्वारा। एसपीए जो है अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनाती है गिरिजा प्रसाद कोइराला को। संसद फिर से बहाल होती है, जो कि किसकी मांग थी, आंदोलन के नेताओं की मांग थी कि संसद को पुनः बहाल किया जाए, क्योंकि संसद में कौन चुन करके जाते हैं, संसद में लोकतंत्र होने की वजह से जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और तभी जो है लोकतंत्र का बनना या लोकतंत्र की पुनः स्थापना सुनिश्चित हो सकती थी। तो इस कारण यह एक प्रमुख मांग थी नेताओं की, जो कि जन आंदोलन कर रहे थे। तो संसद फिर बहाल हुई, जैसा कि मांग को मान लिया गया था नेपाल के राजा के द्वारा और इसने अपनी बैठक में कानून पारित कर दिए। यानी कि अब संसद पुनः जब आती है तब वह अपनी बैठक करती है और बैठक में ऐसे कानून बनाती है जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो सके और इस प्रकार की घटना जो नेपाल में हुई थी वह पुनः जो है दोहराई ना जा सके। तो इस प्रकार से संसद बहाल होते ही कानून बनाए जाते हैं, कानून पारित किए जाते हैं। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई। यानी अब कानून बनाने के पश्चात में जो भी
राजा की शक्तियां थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र के खिलाफ कदम उठाया और सरकार को अपदस्थ किया, सरकार को भंग किया था, वह सारे जो है शक्तियां राजा से वापस ली जाती हैं। और यह कौन करता है? तो यह वहां की संसद करती है। नई संविधान सभा, संविधान के निर्माण करने के लिए नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर एसपी और माओवादियों के बीच सहमति बनती है, यानी 7 पार्टी अलायंस और माओवादी एक हो जाते हैं और वह कहते हैं कि किस प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा, उस पर भी वह सहमत हो जाते हैं, जिससे कि संविधान का निर्माण आसानी से किया जा सके। यानी कि दो अलग अलग हित एक साथ आकर के संविधान बनाने के लिए सहमत हो जाते हैं, जो कि हो सकता है कि पहले विरोधी थे, लेकिन चूंकि लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने की बात थी, चूंकि लोकतंत्र की पुनः स्थापना की बात थी, चूंकि जनता को अधिकार देने की बात थी और एक संविधान सभा का निर्माण करने की बात थी, जिससे कि इस प्रकार की लोकतंत्र के विरोध में जो घटनाएं हुई थी वह रुक सके, उसके लिए दो विरोधी हित एक साथ आ जाते हैं, जो कि थे एसपीआई यानी 7 पार्टी अलायंस और माओवादी। इस प्रकार से हमने देखा नेपाल की कहानी को। नेपाल में किस प्रकार से जो है लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए जनता आती है, जनता आगे बढ़ती है, उसके बाद में 7 पार्टी अलायंस यानी सप्तदलीय गठबंधन आगे आता है कि लोकतंत्र की पुनः स्थापना होनी चाहिए, और उसके पश्चात माओवादी और अन्य समूह और संगठन भी इससे जुड़ जाते हैं। और इस प्रकार से जो लोकतंत्र वहां पर बना था, जिसके पश्चात राजा ने हस्तक्षेप किया और सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली, उसके पश्चात जनता पुनः लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए जो है कार्य करती है और लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन संघर्ष और जन आंदोलन का रूप यह ले लेता है। तो इस प्रकार से नेपाल की कहानी लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। अब आइए देखते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दूसरी कहानी हमें कौन सी मिलती है। तो यह कहानी है बोलीविया की, जो कि लैटिन अमेरिका का देश है, जहां पर लोकतंत्र तो था लेकिन स्वच्छंद सत्ता का प्रयोग जो सरकार कर रही थी उसके खिलाफ यह आंदोलन किया गया था। तो देखते हैं बोलीविया की कहानी। बोलीविया का जल युद्ध। नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना, उसके पुनरुद्धार की बात करती हैं, लेकिन जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ में खत्म नहीं हो जाती। यानी किसी भी देश में लोकतंत्र की स्थापना हो जाए और उसी से जनता का कल्याण सुनिश्चित नहीं हो सकता, बल्कि लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी कई बार ऐसे कार्य किए जाते हैं जो कि जनता और जनता के कल्याण को सर्वोपरि नहीं मानते। तो समय समय पर ऐसे कार्य को रोकना और उनको रोकने के लिए भी जन आंदोलन और जन संघर्ष किए जाते हैं। यानी लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जन संघर्ष और जन आंदोलन किए जा सकते हैं, और उसी का उदाहरण है बोलीविया की कहानी। लोकतंत्र की जीवंतता जन संघर्ष पर भी निर्भर करती है। इसके लिए हम बोलीविया का उदाहरण ले सकते हैं। बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश था, जहां पे हम देखते हैं कि आम जनता जो है पानी के निजीकरण के खिलाफ थी और पानी के निजीकरण के खिलाफ ही वह संघर्ष करती है। यानी कि यहाँ पर पहले से ही लोकतंत्र तो था, लेकिन उसके पश्चात भी सरकार कुछ ऐसे कदम उठाती है जिससे कि जनता नाखुश होती है और इसकी वजह से जनता वहां पर आंदोलन करती है। तो वहां ये लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश होता है और यहाँ की जनता पानी के निजीकरण के खिलाफ जो है एक सफल संघर्ष करती है, और इस संघर्ष का परिणाम क्या होता है कि सरकार को झुकना पड़ता है और जनता के कल्याण को सर्वोपरि रखा जाता है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला था। विश्व बैंक वहां की सरकार को कहती है कि आपके यहाँ पर नगरपालिका द्वारा जो जलापूर्ति की जा रही है उसको रोका जाए। तो इस प्रकार से वहां की सरकार मजबूर हो जाती है और वह विश्व बैंक के द्वारा यह जो आदेश दिया गया था उसके खिलाफ ना जाकर के उसकी सहमति में वह इस प्रकार की जलापूर्ति को रोक देती है, जो कि नगरपालिका के द्वारा बोलीविया में की जा रही थी। इस कारण सरकार ने कोचम्बम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिए। यानी कि जो जलापूर्ति यानी पानी की आपूर्ति जो नगरपालिका के द्वारा की जा रही थी, विश्व बैंक के कहने पर वहां की सरकार क्या करती है, वहां की सरकार यह जलापूर्ति का अधिकार किसे दे देती है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी को दे देती है।
बेच देती है। और यह कोचमबंबा शहर की बात थी। इस बहुराष्ट्रीय कंपनी या एमएनसी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना बढ़ोतरी कर दी। यानी कि अब बहुराष्ट्रीय कंपनी को जलापूर्ति का अधिकार दे दिया गया, नगर पालिका से यह अधिकार छीन लिया गया है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने हितों के लिए पानी की जो कीमत है उसको बढ़ा देती है। कितना? 4 गुना बढ़ा देती है। तो 4 गुना बढ़ाना वहाँ की जनता के लिए सही कदम हो सकता था? बिल्कुल नहीं। वहाँ की जनता जो थी, हम पहले ही जानते हैं बोलीविया लैटिन अमेरिका का गरीब देश है। वहाँ की जो जनता है उनकी मासिक आय इतनी नहीं थी कि इस प्रकार से जलापूर्ति की बढ़ी हुई कीमतों को वह चुका सके। और पानी आधारभूत आवश्यकताओं में से एक था, जल आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है। और इस कारण वहाँ की जनता जो है इस प्रकार के कदम के खिलाफ आंदोलन कर देती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया था। इस कारण अनेक लोगों को पानी का मासिक बिल जो आ रहा था वह कितना आ रहा था? 1000 रुपए तक आ रहा था। यानी 1000 रुपए महीने जो है पानी का बिल लोगों के पास आने लगा। जबकि बोलीविया में लोगों की औसत आमदनी 5000 रुपए महीना है। तो यदि किसी व्यक्ति की 5000 रुपए महीना आय होती है तो उसमें से यदि 1000 का बिल उसके आ जाता है पानी का, तो इस प्रकार से उसका घर चलना असंभव हो गया था। और इस कारण जनता जो है असंतुष्ट हो जाती है। जनता इस प्रकार के कदम जो कि वर्ल्ड बैंक के कहने पर बोलीविया की सरकार उठा लेती है उसके खिलाफ आंदोलन कर देती है। इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्त जनसंघर्ष भड़क उठा। यानी अपने आप ही जनता जो है संघर्ष करने लगती है, आंदोलन करने लगती है। सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन, एक अलायंस ने आकार ग्रहण किया। और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों की सफल आम हड़ताल की। यानी कि अब इस हड़ताल में कौन कौन शामिल थे? 4 दिनों की जो शहर में हड़ताल की गई थी उसमें शामिल थे श्रमिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता तथा सामुदायिक नेता। इन सभी ने एक गठबंधन बनाया और 2000 की जनवरी में जो है वहां पर आम हड़ताल की 4 दिनों के लिए। क्योंकि इस प्रकार जो है बिल आ रहा था जो कि मनमानी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने की थी, 4 गुना जो है कीमत बढ़ा दी गई थी पानी की, उसके खिलाफ जो है यह गठबंधन करता है। और यह गठबंधन जो है 4 दिनों तक हड़ताल करता है। सरकार बातचीत के लिए राजी होती है। सरकार कहती है कि आइए हम किसी समझौते पर बात करते हैं, हम किसी बातचीत को आगे बढ़ा करके इस प्रकार की जो समस्या है उसको सुलझाने का कार्य करते हैं। तो सरकार बातचीत के लिए राजी होती है और हड़ताल वापस ले ली जाती है। फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि सरकार इन गठबंधनकारियों से, इन नेताओं से जो कि जन आंदोलन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, इस प्रकार से जलापूर्ति के बिल के बढ़ने के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उनको बुलाती है, उनको राजी करने का प्रयास करती है और कुछ मांगे मानने की बात करती है। लेकिन वह मांगे नहीं मानी जाती। इस प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। फरवरी में फिर से आंदोलन को शुरू कर दिया गया क्योंकि सरकार जो है वह भुलावे में रख रही थी, जन आंदोलन को वह हल्के में ले रही थी। इस कारण आंदोलन को पुनः शुरू कर दिया गया था। लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक आंदोलन का दमन किया। यानी कि सरकार ने पुलिस का सहारा लिया, सुरक्षा बलों का सहारा लिया और इस प्रकार से बर्बरतापूर्वक जनता के इस आंदोलन को कुचलने का काम किया गया। अप्रैल में फिर से एक और हड़ताल हुई और सरकार को मार्शल लॉ लगाना पड़ा था। इस प्रकार से सरकार ने पुनः सुरक्षा बलों की सहायता से मार्शल लॉ लगा करके जनता को नियंत्रित करने का प्रयास किया। लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। यानी कि जिस बहुराष्ट्रीय कंपनी को जलापूर्ति का अधिकार सरकार ने दिया था नगर पालिका से लेकर के, उस बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सरकार के साथ होने के पश्चात भी जनता की शक्ति के आगे झुकना पड़ा और उसके जो अधिकारी थे, जो एमएनसी के जो भी अधिकारी थे, उन सभी को शहर छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि जनता का जो आंदोलन था बहुत ही व्यापक हो चुका था। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगे माननी पड़ती हैं कि किस प्रकार से हमारे जो बिल हैं वह इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी से जो जलापूर्ति का अधिकार है वह वापस ले लिया जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार या कॉन्ट्रैक्ट जो था उसे रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति
जलापूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंप कर पुरानी दरें कायम कर दी गई। तो अब जलापूर्ति का अधिकार पुनः किसको दे दिया जाता है? जन आंदोलन के पश्चात में जलापूर्ति का अधिकार पुनः जो है नगर पालिका को दे दिया जाता है और इस प्रकार से यह कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म कर दिया जाता है, जिसमें कि जलापूर्ति के अधिकार एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी को दिए गए थे और इस प्रकार से दोबारा नगर पालिका को जलापूर्ति के अधिकार दे करके पुरानी दरें कायम की गई थी। पुरानी दरों में हमने बात की थी कि किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है जलापूर्ति के मासिक बिल में 4 गुना इजाफा कर देती है, उसके स्थान पर अब पुरानी जलापूर्ति की दरें जो है पुनः कायम कर दी जाती हैं। इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी कि बोलीविया में जल के लिए इस प्रकार का आंदोलन होता है और इस कारण इसे बोलीविया का जल युद्ध कहा जाता है, जहां पर लोकतंत्र की पुनः जीत होती है। तो इस प्रकार से हमने 2 अलग अलग देशों की कहानियां देखी जहां पर लोकतंत्र के लिए जनता आंदोलन करती है और जनसंघर्ष के माध्यम से वहां पर लोकतंत्र मजबूत होकर के और भी उभर करके आता है। तो हम देखते हैं लोकतंत्र और जनसंघर्ष। जनसंघर्ष में लोकतंत्र किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, जनसंघर्ष के माध्यम से लोकतंत्र और भी मजबूत कैसे होता है। इन 2 कथाओं यानी कि नेपाल की कथा और बोलीविया की कहानी, तो ये दोनों ही देश जो हैं हमने बात की, इन दोनों की बात करते हुए हमने देखा कि दोनों का संदर्भ अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य था लोकतंत्र को स्थापित करना, जो कि राजा के द्वारा वहां पर अपदस्थ कर दी गई थी, सरकार भंग कर दी गई थी, तो वहां पर आंदोलन का लक्ष्य था लोकतंत्र की स्थापना। जबकि बोलीविया के जन संघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया था, यानी पहले से ही वहां पर निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार थी, लेकिन वह जनता की मांग मानने के लिए तैयार नहीं थी और इस कारण वहां पर क्या होता है, जन संघर्ष होता है, आंदोलन होता है और उसके पश्चात में जनता को जो है आंदोलन करने के पश्चात में सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बोलीविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था कि वह जलापूर्ति के अधिकार एमएनसी को दे रही है और वह बिल को जो है 4 गुना बढ़ा रही है, उसके खिलाफ था। जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव कैसी होगी, देश में किस प्रकार की राजनीति होगी, देश में किस प्रकार का शासन होगा। ये दोनों ही संघर्ष सफल होते हैं, चाहे वह नेपाल की बात हो चाहे वह बोलीविया की बात हो, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर अलग अलग थे, यानी इनका जो प्रभाव था, जो इनके परिणाम थे वह अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक होती हैं, यानी लोकतंत्र किस प्रकार का होना चाहिए, लोकतंत्र में किस प्रकार से जो है क्रियाएं की जानी चाहिए, लोकतंत्र में किस प्रकार से सत्ता की भागीदारी होनी चाहिए, जनता के कल्याण को किस प्रकार से वहां पर सर्वोपरि माना जाना चाहिए, यह सभी बातें जो है इसमें उभर करके आई थी। ये 2 कथाएं नेपाल और बोलीविया की राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों ही देशों में जनता के द्वारा आंदोलन किया जाता है, जनसंघर्ष किया जाता है और जनता व्यापक रूप से लामबंद होती है। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया, यानी कि चूंकि जनता बहुत व्यापक रूप से लामबंद होकर के आगे आ रही थी, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रही थी, अपने हितों को सरकार तक रख रही थी और अपने दृष्टिकोण को भी सरकार तक पहुंचा रही थी। तो इस प्रकार से जनता की जो सार्वजनिक अभिव्यक्ति थी ने इस विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया और परिणाम यह रहा कि जनता का कल्याण जो है वह सरकार मानने लगती है। जनता के कल्याण को लोकतंत्र में सर्वोपरि मानकर सरकार जो है कदम उठाती है। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही थी, यानी कि नेपाल में भी हमने बात की और उसके पश्चात हमने बोलीविया में भी देखा कि वहां पर अलग अलग संगठन जो है जनता के समर्थन में आते हैं और जनता के समर्थन में आकर के वह इस प्रकार के अलोकतांत्रिक कदमों के खिलाफ जनता का समर्थन करके आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक संगठनों की भूमिका भी इन दोनों आंदोलनों में महत्वपूर्ण हो गई थी। पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास इसी प्रकार से हुआ था, जहां पर आंदोलन जनता के द्वारा किया जाता है और भी संगठन जो है जनता का समर्थन कर देते हैं।
अतः नेपाल और बोलीविया के जनसंघर्षों के दो उदाहरणों से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है, यानी कि लोकतंत्र के विकास की बात की जाए तो वह कैसे होगा, जनता के संघर्ष के पश्चात ही यह विकास हो सकता है। यह हमारा पहला निष्कर्ष हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो सकते हैं, यानी लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है कि सभी आम रूप से सहमत हो कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर, ऐसा होता है। लेकिन कई बार इसके अपवाद भी आते हैं, कई बार ऐसा नहीं भी होता है जब सभी लोग उस फैसले के समर्थन में नहीं होते। कुछ व्यक्ति या कुछ समूह और संगठन जो हैं उस निर्णय के पक्ष में होते हैं और कुछ जो होते हैं उस निर्णय के विपक्ष में होते हैं, और यह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही हिस्सा है। तो कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो सकते हैं और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो, यह भी संभव हो सकता है, फिर भी इसे अपवाद ही कहा जाएगा। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी तब आती है, अमूमन वही होती है, जब सत्ताधारियों यानी सत्ता में बैठे हुए लोगों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। यानी कि लोकतंत्र में वह समय महत्वपूर्ण होता है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच में संघर्ष होता है और उसी समय पर लोकतंत्र मजबूत होता है। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो, उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो अथवा वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हो। तो तभी क्या होता है, सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच में संघर्ष होता है। तो इस प्रकार से वह घड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है लोकतंत्र के लिए जब इस प्रकार का संघर्ष होता है। लेकिन सामान्यतः यह भी देखने को मिलता है कि सभी पक्ष सरकार में जो है, सरकार के जो भी क्रियाएं हैं, जो भी निर्णय हैं, उसमें आम रूप से सहमत भी हो जाते हैं। लेकिन कई बार जब यह विवाद की स्थिति आती है तब ही वास्तविक रूप से लोकतंत्र की मजबूती की बात की जा सकती है। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है, यानी कि इस प्रकार के संघर्ष यदि होते हैं तो उसका समाधान कैसे होता है, जब जनता भागीदार बन जाती है, जनता व्यापक रूप से जब संघर्ष करती है, आंदोलन करती है, तब जो है लोकतांत्रिक संघर्ष का परिणाम सामने आता है। संभव है कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं जैसे कि संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए, लेकिन जब विवाद ज्यादा गहन होता है, ज्यादा गहरा होता है, तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं किसकी, न्यायपालिका और संसद की। तो कई बार यह समाधान संसद और न्यायपालिका के द्वारा कर दिए जाते हैं, लेकिन कई बार जब विवाद बहुत ज्यादा होता है तब संसद और न्यायपालिका भी जो है इस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं होता बल्कि जनता के द्वारा होता है। तो जब यह संस्थाएं जिसमें हम संसद और न्यायपालिका की बात कर रहे हैं यह भी विवाद का हिस्सा बन जाती हैं, तो अब जनता के माध्यम से जो है समाधान होने लगता है। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। तो राजनीतिक संगठनों के माध्यम से जो है इस प्रकार से संघर्ष किए जाते हैं जिसमें कि जनता भागीदार होती है। यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जनता इन राजनीतिक समूहों या संगठनों से जो है जुड़ करके लामबंद होकर के लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए और भी पुरजोर कोशिश करती है। संगठित राजनीति के कई माध्यम भी हो सकते हैं। संगठित राजनीति के माध्यमों में हम राजनीतिक दलों की, दबाव समूहों की और आंदोलनकारी समूहों की बात कर सकते हैं। तो यह क्या है, यह सभी माध्यम है जिसमें हम बात कर सकते हैं संगठित राजनीति की। तो इस प्रकार से हमने देखा दो देशों की कहानी, किस प्रकार से वहां पर लोकतंत्र के लिए जन आंदोलन, जन संघर्ष होता है, और इन जन संघर्ष और आंदोलन के माध्यम से जिनके की अलग अलग उद्देश्य थे, क्योंकि नेपाल में किस प्रकार का शासन होगा वहां का उद्देश्य, इस कारण वहां पर जन संघर्ष और आंदोलन हुआ था। लेकिन बोलीविया में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आंदोलन हुआ था, क्योंकि लोकतंत्र वहां पर पहले से ही था। तो इन दोनों देशों में लोकतंत्र के लिए जन संघर्ष होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को परिणाम तक पहुंचाने के लिए, जनता के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, जनता को सर्वोपरि स्थान देने के लिए आंदोलन किए गए थे, और यह दोनों ही आंदोलन सफल होते हैं। और इस प्रक्रिया के माध्यम से, जन संघर्ष के माध्यम से आंदोलनकारी जो है संगठन होते हैं, जो भी समूह इनके साथ जोड़ते हैं, उन सभी के माध्यम से लोकतंत्र और भी मजबूत होकर के आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा जन संघर्ष और लोकतंत्र को। मिलते हैं इस अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।